आप सभी ने वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक गणित के बारे में सुना होगा, ज्योतिष के बारे में सुना होगा। वैदिक गणित की उत्पत्ति ही इन्हीं 64 अक्षरों से शुरू होती है। आप सभी विचार कीजिए, पार्टिकल फिजिक्स या स्ट्रिंग थ्योरी का मैथमेटिक्स के फार्मूले अगर आपके सामने मैं रखूं, आपका सिर चकरा जाता है कि कितना कठिन है, वैज्ञानिकों ने कैसे इसका निर्माण किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन सब का। फिर स्ट्रिंग थियरी का तो और भी कठिन और भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है। तो विचार कीजिए, स्ट्रिंग या पार्टिकल से भी 6-7 स्टेप पीछे का वैदिक गणित कितना विकसित रहा होगा। अगली वीडियो इसी पर ला रहा हूँ कि वैदिक गणित कैसे विकसित करें। वैदिक गणित कोई सामान्य चीज़ नहीं है। महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि ऐसे ही नहीं बैठकर कैलकुलेट करके बता देते थे कि हमसे इतने लाइट ईयर दूर इस गैलेक्सी में 1,96,90,798 सूर्य है। उनकी भाषा देखिए, 798 सूर्य है, 799 सूर्य है। यहाँ तक एग्जैक्ट गणना करना मैथमेटिक्स तो सामान्य नहीं रही होगी। और सब दिमागी प्रतिभा थी, वो भी हाथों से ही लिखकर कैलकुलेट आदि करते थे। आज तो थोड़ा बहुत भी कैलकुलेट करना हुआ तो हम एआई का यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। शरीर तो गुलाम है ही तकनीकों का, बुद्धि भी आपकी गुलाम होती जा रही है। न्यूरलिंक आदि भी आ जाएगा, फिर लगेगा ये अगर न्यूरलिंक की चिप लगवा लेंगे तो टीवी आदि इच्छा से शुरू कर देंगे देखना, बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में इच्छा करेंगे गाड़ी चलने लगेगी। तो ये सब गुलामी का प्रतीक है। आप इसे कोई रहस्यमय तकनीकी मत मानिए, ये कोई तकनीकी नहीं है, ये गुलामी का षड्यंत्र है। मैं तो इन्हें कुछ समझता ही नहीं ऐसी तकनीकों को जो न्यूरलिंक आदि है। अभी उसकी व्याख्या कर दूंगा, आप कहोगे कि कितना गहरा विज्ञान है, ऐसा तो कोई ऋषि मुनि सोच भी नहीं सकता। वो चिप आपके मस्तिष्क में लगेगी, मन से इच्छा किया रोबोट काम करने लगा, मन से इच्छा किया कार चलने लगी। ये कोई तकनीकी नहीं है। उसके बाद आपका मस्तिष्क इतना गुलाम हो जाएगा, इतना गिर जाएगा, आप सभी पागलों की अवस्था में बनते चले जा रहे हो। कैलकुलेटर आदि का तो बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी से समझ सकते हो ऋषियों की प्रतिभा का स्तर क्या था। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि इस दूसरे गैलेक्सी में 1,96,95,977,979 सूर्य हैं, इतनी पृथ्वियाँ हैं। इस तरह कैलकुलेट तो मुझे नहीं लगता आज का विज्ञान भी किया होगा। ये भी ऐसे अंदाज के बता देते हैं कि 200 गैलेक्सियाँ हैं, लेकिन उनकी गणना करने की क्षमता अद्भुत थी। उनका मस्तिष्क विशिष्ट था, बहुत तीव्र था, बहुत तेज थे वो लोग। ये वही गणित है, ये वही वैदिक विज्ञान है जिस पर अनुसंधान करके कैलकुलेट करके मैंने बताया कि 50 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से धूमकेतु एक कॉमेट की स्पीड से ऋषियों के अंतरिक्षयान चला करते थे। वो भी वो जिसमें ये बैठते थे, जिसमें नहीं बैठते थे इससे भी कई गुना ज़्यादा स्पीड से चलते थे। आप सभी विचार कीजिएगा, 50 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 से 6 घंटे में चंद्रमा पर चले भी जाते थे, वापस भी चले आते थे। दूसरी गैलेक्सियों में घुसते थे, 10-10, 12-12 वर्षों में दूसरी गैलेक्सियों की परिक्रमा करके वापस आ जाते थे। इतना अद्भुत थे। और ध्यान आदि के द्वारा तो मस्तिष्क तेज था ही, यहीं से बैठे बैठे सब कुछ देखते थे, पूरे ब्रह्मांड को। आप सभी ये मत प्रश्न उठाइएगा कि वो कौन सी धातु रही होगी, वही तो हमारा अनुसंधान है। वे उन धातुओं को सघन कर देते थे, टेम्परेचर सहन करने की क्षमता आ जाती थी। कितनी भी स्पीड से चलाओ, बॉडी पार्ट्स पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। और उनके विमान की संरचना अद्भुत हुआ करती थी। ऐसे नहीं कि एक पार्ट इधर से खुलता है उधर से खुलता है और जैसे ही स्पीड से चले तो वो दूसरा पार्ट गायब हो जाए, फेंक दे, जैसे आज के रॉकेटों में होता है। नहीं, जैसे एक कामेट उल्कापिंड आदि होता उस तरह का उनका पूरी तरह बंधा हुआ रहता था, संघनित था। अंदर भी सुरक्षा थी, बाहर भी सुरक्षा थी। मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी ऋषि का अंतरिक्ष यान क्षतिग्रस्त हुआ हो। युद्धों में जरूर हुआ है, बाकी ऐसा इतिहास में तो कहीं नहीं आता। आप सभी के लिए मैं अगली वीडियो वैदिक मैथमेटिक्स पर बना रहा हूँ। काफ़ी अच्छी जानकारियाँ तो दूंगा ही, लेकिन समझाने का प्रयास करूंगा कि वैदिक मैथमेटिक्स डेवलप कैसे होगा, शुरुआती चरण से कैसे बढ़ेंगे, स्ट्रिंग थियरी से भी ऊपर, उससे भी अधिक गहराई में मैथमेटिक्स का निर्माण कैसे करेंगे, वो प्रक्रिया क्या होगी। और मैं फिजिक्स के स्तर पर, स्ट्रिंग थियरी, पार्टिकल फिजिक्स के स्तर पर मैथमेटिक्स को समझ रहा हूँ, समझने का प्रयास कर ही रहा हूँ। आप सभी भी इसके लिए निरंतर लगे रहिए।
118 अलग अलग धातुओं को समझिए, क्योंकि आप सभी की आगे इसमें आवश्यकता पड़ेगी। हर क्षेत्र में खोजते रहिए, स्पेस साइंस में रुचि रखिए, आयुर्वेद में रुचि रखिए, आधुनिक बायोलॉजी में रुचि रखिए, कितना विकसित हो गए हैं, न्यूरल लिंक आदि काम कैसे करता है, कैंसर का इलाज कैसे करते हैं, आयुर्वेद से क्या लिंक है, तो इन सब का भी आप सभी अध्ययन करते रहिए। वैसे भी जितना ज्ञान विज्ञान आज खोजा गया है, कहीं ना कहीं आधार रूप में तो सब वैदिक विज्ञान ही रहा था। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, कलयुग इतने वर्षों का होता है, सतयुग इतने वर्षों का होता है, त्रेता युग द्वापर युग इतने वर्षों का होता है, सब के सब आपको मूर्ख बना रहे हैं। ये आपके लिए है ही नहीं। ये सृष्टि के कणों की आयु के लिए था। इंद्र विद्युत की आयु था, मनवंतर वरुण की आयु था, डार्क मैटर की आयु था, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की आयु के लिए ये सतयुग आदि निर्माण किया गया था। ये कैलकुलेशन सृष्टि की आयु के लिए था, 4 अरब 32 करोड़। हम सभी ने इसे अपने ऊपर लागू करके सब कुछ खत्म कर लिया, पूरा ज्ञान विज्ञान नष्ट कर दिया। तो ये सृष्टि विज्ञान के लिए है, सृष्टि के कैलकुलेशन के लिए है, आपके लिए नहीं है कि कलयुग आएगा तो बुराई ही रहेगी, सतयुग आएगा तो अच्छाई हो जाएगी। इसका कोई मतलब नहीं है बुराई अच्छाई से। ये वैदिक मैथमेटिक्स के भाग थे जो सामान्य रूप से लोगों तक प्रचलित थे। बाकी गहरे मैथमेटिक्स आगे एक वीडियो में चर्चा की जाएगी विस्तार से कि वैदिक मैथमेटिक्स होती क्या है, किस हद तक पहुंच सकती है। आप विचार कीजिए, जो वैदिक मैथमेटिक्स 64 युगनियों अलग अलग 64 अक्षरों से शुरू होगी, वो कितना अद्भुत होगी। यानी स्ट्रिंग थियरी के मैथमेटिक्स से भी 6 गुना सूक्ष्म स्तर से शुरू होगी।